सुप्रभात। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विराम चिन्ह बताने जा रही हूँ। विराम चिन्ह एक ऐसा विषय है, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन 2 नंबर के फिक्स हैं कि वो आने ही आने हैं। आपको विराम चिन्ह दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। और मैंने इसमें अच्छे से अच्छे लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम का अर्थ क्या है। विराम मतलब रुकना या ठहराव। हम अपनी बातें कहते कहते बीच में रुकते हैं ताकि हमारी बातें स्पष्ट हों। हम किस भावनाओं के साथ अपनी बातों को कह रहे हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी में जो विराम चिन्ह है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहला विराम चिन्ह है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है, वो है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को देखिए हम खड़ी पाई के रूप में लिखते हैं। अब पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग वहां पर होता है जब हम अपनी बातों को पूर्ण रूप से कह देते हैं, तो वहां पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम जो वाक्यांश कहने जा रहे हैं वो पूरा हो गया है। ठीक है, जैसे लॉकडाउन खुल गया, या ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, जब ये पूर्ण हो गया है तो हम इसमें पूर्ण विराम लगा दिए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम खड़ी पाई के रूप में होता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। हमारा जो दूसरा विराम चिन्ह है वो है अर्ध विराम। अर्ध विराम को देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। कॉमा आप लोग पढ़ते हैं ना, कॉमा के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगती है। ठीक है, तो इसको हम लोग अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई बात कहते हैं और बहुत मात्र एक क्षणिक हमें रुकना होता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए हमें रुकना होता है, उसके बाद हम अपने अगले बात को कह के उस वाक्य को पूरा कर देते हैं। जैसे मोदी जी दिल्ली पहुंच गए, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत कम समय के लिए रुके हैं। ठीक है, आप बोलकर भी देख सकते हैं, जैसे मैंने भोजन कर लिया, अब कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने भोजन कर लिया, अब कुछ और नहीं चाहिए। तो बहुत मैंने भोजन कर लिया और अब कुछ नहीं चाहिए कि बहुत कम समय में हम रुके हैं। ठीक उसी प्रकार मोदी जी दिल्ली पहुंच गए, आप चिंता ना करें, तो हम वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम हम लोग अंग्रेजी में इसे कामा बोलते हैं, कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग कब करेंगे? जब एक ही वाक्य में हमें कई चीजों के बारे में बताना हो, तो उन कई शब्दों में हमें अल्प विराम का चिन्ह लगाना होता है ताकि वो क्लियर हो कि ये सारी चीजें अलग अलग हैं। जैसे सुजाता, नितिन, सोहन और प्रेरणा आ गए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब हम इन सभी लोगों के नामों में बोल रहे हैं तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। सुजाता, नितिन, सोहन, एक बार को लगेगा कहीं ये सब एक ही व्यक्ति का तो नाम नहीं है। तो इन नामों को अलग करने के लिए हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होगा। और अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद जो हम आखिरी शब्द का यूज करेंगे, जैसे प्रेरणा, तो उसके बीच में और शब्द जरूर लगाएंगे, जिससे हमारा वाक्य पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। और अंत में हम पूर्ण विराम लगाएंगे, मतलब हमारा वाक्य पूरा हो गया। हमारा जो तीसरा विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी से हम कोई उत्तर चाहते हैं। ठीक है, तो उस उत्तर के बदले में जो हम उसे क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न देते हैं, वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं किस तरीके से लगता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे अगर आपके घर पे कोई आया, आप गेट खोलने गए, तो अंदर से आपकी मम्मी ने आपसे पूछा, ठीक है, दरअसल वो आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहती है, लेकिन वो उत्तर जानना चाहती है कि गेट पर कौन है, तो उन्होंने आपसे कहा कि कौन आया है। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, क्योंकि उन्हें आपसे उत्तर की उम्मीद है। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय वाचक चिन्ह, उसको हम लोग एक खड़ी पाई के रूप में दर्शाते हैं और नीचे एक बिंदु लगाते हैं। इसका प्रयोग हम कब करेंगे? इसका प्रयोग जब हम तब करेंगे जब हमें
किसी चीज किसी घटना को देख करके हमारे अंदर से एक ऐसी अनुभूति आए, वाह, अरे, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी हो या फिर बहुत ज्यादा दुख हो, तब हम वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, क्या रामू चला गया बिना बताए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम आश्चर्य जैसे शब्दों का प्रयोग करें, जब हमें किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्य हो, तो हम वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप किसी से बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो आपके घर पे बहुत दिन से और वो चला गया, तो क्या वह चला गया, मतलब आप बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज पर कि वह चला गया। हमारा अगला जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हम तब एक हिसाब से कहते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग जो है हम विलोम शब्दों में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। जब हम किसी शब्द का विलोम शब्द लिखना होता है तो करते हैं। जैसे देखिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता और पिता के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वो छोटा सा डैश होता है, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। दिन रात, चाचा चाची, मामा मामी, सुख दुख, इन सब के बीच में जो ये छोटा वाला चिन्ह प्रयोग होता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ये योजक चिन्ह ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये तो पक्का ही आता है। 1-2 साल की अगर प्रतियोगिता परीक्षा में छोड़ दीजिए तो अगले में तो आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चिन्ह है वो है हंस पद या त्रुटिवाचक चिन्ह। हंस पद या त्रुटिवाचक चिन्ह ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। जैसे ड्रामा में जिस वाले रा का प्रयोग करते हैं, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। इसको क्या होता है, जब हम वाक्य लिखते लिखते गलत हो जाते हैं और बाद में हम पढ़ते हैं अरे ये तो गलत हो गया, तो उसको काट करके हम इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर वाली पंक्ति में वो चीजें लिख देते हैं, ठीक है। और अगर लिखते लिखते कोई एक शब्द छूट गया, तो उस छूटे हुए शब्द को वापस से लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उस शब्द को ऊपर दर्शाएंगे। जैसे देखिए, सुदीप लड़का है, मैंने लिख दिया था पहले कि सुदीप लड़का है, फिर मैंने देखा कि अरे ये क्या लड़का है, कैसा लड़का है, वो तो छूट गया, फिर मैंने ऊपर इस चीज को चिन्ह लगा करके ऊपर दर्शा दिया कि सुदीप अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इस तरीके से इन विराम चिन्हों को आप लोग तैयार कीजिए। फिर मैं अगला भी आप लोगों को बता रही हूँ, इसको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चिन्ह है वो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल इन्वर्ट, ये उद्धरण चिन्ह को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी बात को कहते हैं, किसी व्यक्ति का मान लीजिए नाम है और उसके नाम के बाद हम एक टाइटल उसको दे देते हैं, तो उसका जो टाइटल दिया होता है वहां पे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा कोई एक बात कही हो, साधारण सी बात कही हो जिसपे बहुत ज्यादा फोकस ना किया हो, या उसने किसी रचना का प्रयोग किया हो, या फिर एक दोस्त अपने किसी दूसरे दोस्त से कोई एक ऐसी बात कह रहा हो जो महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी जगहों पर हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको निराला हम लोगों ने एक टाइटल दिया था, तो निराला को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। ने परिमल ग्रंथ की रचना की थी, मतलब इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी ना, तो किसी एक ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड में कर देंगे, मतलब इकहरा उद्धरण चिन्ह में उसको हम कर देंगे, ठीक है। इसी में आप देखिए, अगर इनकी और भी रचनाओं को हम लिखते और कई सारी रचनाओं को लिखते तो उसके बीच में कॉमा का प्रयोग करते। इससे पूर्व आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा था, ठीक है। ये था आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह का उदाहरण। अब है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, किसी महान व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही जाए, ठीक है, जैसे कोई स्टेटमेंट कही जाए या फिर देश को संबोधित किया जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई एक महत्वपूर्ण बात की जाए, तो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह से दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी का कथन है, ठीक है, तुलसीदास जी ने क्या कहा था, राम नाम की महिमा अपार है, मतलब प्रभु श्री राम के बारे में बात की जा रही है और ये पूरी जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, ठीक है, समस्त भारतीयों को संबोधित किया जा रहा है कि राम नाम की महिमा अपार है। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य है और महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा कहा गया है, तो इसको हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मतलब जब हम किसी को किसी बात का निर्देश दे रहे हो कि देखो मेरे द्वारा कही गई है यह बात आपको
करनी है। जैसे तुलसीदास जी का कथन है, ठीक है, मतलब ये तुलसीदास जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि राम नाम की महिमा अपार है। आप लोग प्रभु श्री राम का गुणगान कीजिए, प्रभु श्री राम की पूजा कीजिए, क्योंकि उनकी महिमा अपार है। ये उनके द्वारा जो है उनके शिष्यों को, उनके द्वारा सुन रहे लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है। इसी तरीके से देखिए, दिशाएं 4 होती हैं। ये निर्देश पहले दे दिया गया है कि दिशाएं 4 होती हैं, ठीक है। अब 4 के बारे में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, ये था आपका निर्देशक चिन्ह। जब हम किसी से कोई बात कह रहे हो तो उसके बीच में जो, और निर्देश चिन्ह जो डैश की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे ये देखिए थोड़ा सा लंबा है। योजक चिन्ह, देखिए कंफ्यूजन हो जाती है कि निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में अंतर क्या है। तो योजक चिन्ह क्या होता है, 2 शब्दों के बीच में प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता पिता एक, अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, एक ही हुआ ना, तो बीच में छोटा सा जो चिन्ह हुआ। दिन रात, 2 चीजों को, 2 शब्दों को एक करने की कोशिश की जाती है तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ और निकल के आता है। लेकिन यही जब थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, देखने से पता चल रहा है लंबाई बढ़ गई है। जब थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मतलब आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, आप किसी से कोई बात कह रहे हैं और उससे मनवाना चाह रहे हैं उस बात को, तो ये हो गया निर्देशक चिन्ह। अगला जो हमारा चिन्ह है वो है कोष्ठक। तो कोष्ठक आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। कोष्ठक का प्रयोग हम कब करेंगे, जैसे देखिए दिशाएं 4 होती हैं। अब कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, तो उन दिशाओं को बताने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग किए, ठीक है। जब हम कई वाक्य लिखते हैं तो वाक्यों को अलग करने के लिए तो हम क्या करते हैं, जैसे क लिखे, क को लिखे हम कोष्ठक का प्रयोग किए, ठीक है। गणना का प्रयोग किए, तो जब गणना का प्रयोग करते हैं तो हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी ये कोष्ठक चिन्ह है जिसका हम मुख्य रूप से गणित में प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चिन्ह भी अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है, ठीक है। वैसे तो सारे चिन्ह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने देखा है सीटेट हो गया, टेट हो गया, एलटी हो गया, ठीक है, टीजीटी पीजीटी हो गया, अगर इसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका ये लाघव चिन्ह और जो इसके ऊपर मैंने बताया था त्रुटिवाचक चिन्ह, ये 2 महत्वपूर्ण है। इन 2 में से एक ना एक चिन्ह तो पक्का है कि आता ही आता है, तो 1 नंबर तो आपका ऐसा फिक्स ही हो गया। लाघव चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, संक्षेपीकरण करने का तरीका, ठीक है। मतलब किसी बड़ी चीज को छोटा करना। ये आप गोली देख रहे हैं ना, इस तरीके से गोली बनता है, ये बिंदु नहीं बनता है, ठीक है, ये बिंदु गलत हो जाएगा। इस तरीके से गोली बनेगा, बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, छोटे में इसको संक्षेप करने के लिए हम ड पे आके मात्रा चढ़ाते हैं और ये गोली बना देते हैं। पंडित, ठीक है। प्रोफेसर, प्रोफेसर को क्या होता है, पूरा प्रोफेसर 4 वर्णों से एक शब्द बनाने से अच्छा है कि हम प्रो लिख करके उसके आगे छोटा सा गोली बना देते हैं, तो वो प्रोफेसर हो जाता है। इस तरीके से ये संक्षेपीकरण हुआ। अब आपने ये बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि ये चिन्ह कई बार आया, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं आगत ध्वनि। इसका प्रयोग जो है हम शब्दों को बोलने से पहले करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, वो एक चिन्ह के रूप में दर्शा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर, ये एक हिसाब से ओ का उच्चारण करता है। अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो ओ, जैसे ओ बोलते हैं ना, वो शब्द बोलने से पहले हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर, ठीक है। लॉकडाउन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस आगत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये लिखा नहीं जाएगा, बस इसका प्रयोग करेंगे, और इसका हम प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो वो चीजें सही नहीं कही जाएगी। जैसे आप डॉक्टर बोलिए, अगर आगत ध्वनि का प्रयोग न कीजिए तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर। इसमें आपको मुंह भी अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम आगत ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे तो सुनने में भी सुंदर लगेगा और हम देखने में भी सुंदर लगेगा, ठीक है। किसी तरीके से हमें अपने मुंह को इधर उधर घुमाना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। विराम चिन्ह अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।